हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 27 फरवरी 2023 और 27 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 27 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि विभिन्न जो एनजीओ है उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके योगदान का एक उत्सव मनाया जा सके। और इस विशेष दिन का उद्देश्य है कि लोगों को एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए जो प्रेरित करना और एनजीओ और निजी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में अधिक सह जो जीवन है उसको प्रोत्साहित करना। और यह हर दिन उस गैर सरकारी संगठन को मनाने या सम्मानित करने का है जो आगे आकर सामाजिक समस्याओं को रोकने का प्रयास करने के लिए जानते हैं। अब जो 2023 की जो थीम रखी गई है वो ये है कि इस वर्ष का विषय है कि मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठन की जो भूमिका और प्रभाव उनके इर्द गिर्द वो घूमता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लक्ष्मी भंडार है ये किस राज्य के द्वारा लागू की जाने वाली एक योजना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिम बंगाल की। जो पश्चिम बंगाल की सरकार है इन्होंने वर्ष 2023-24 से इसके लिए अपने राज्य के बजट की घोषणा की है और कई कल्याणकारी योजनाओं का भी विस्तार किया है। और वर्ष 2023-24 के इस राज्य के बजट ने जो लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक कल्याण योजना है उसके दायरे को चौड़ा वो इसमें किया है। और हाल ही में जो योजनाएं स्टार्ट की गई है उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी योजना वो स्टार्ट की गई है। तो भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ वो किया है। और पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत 4 जो तीर्थ स्थल है उनका चयन किया है। नमामि गंगे मिशन सेकंड को 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के जो बजटीय परिव्यय है इसके साथ मंजूरी वो दी गई है। और केंद्र सरकार ने जो डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून है उस पर समिति का गठन वो किया है। और केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना है उसकी अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। और ईपीएफओ है इन्होंने देश भर में सभी जिलों में बड़े पैमाने पे आउटरीच कार्यक्रम वो शुरू किया है। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और पीयूष गोयल है वो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल वो लॉन्च करेंगे। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज है इसको लॉन्च वो किया है। अब पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे सिक्किम है, भूटान, असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। और इसके पड़ोस में नेपाल और बांग्लादेश की है। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता। और पश्चिम बंगाल में टोटल जो राज्य में कितने जनपद है? तो इसमें 23 जनपद है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है ल गणेशन। और पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल की स्थापना वो 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल की स्थापना वो हुई थी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ वो ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य के। तो गुलाब चंद कटारिया इन्होंने असम के जो 31वें राज्यपाल है उनके रूप में शपथ ग्रहण की और इन्होंने प्रोफेसर जगदीश मुखी के स्थान पर अपना राज्यपाल का पदभार वो संभाला है। और राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया वो राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं और राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से पहले वे राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। और उन्होंने जो नौवीं जो लोकसभा है, नौवीं लोकसभा में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है वो भी किया है। और ये जो राज्यपाल है हाल ही में कौन से राज्यपाल कहाँ पे नियुक्त हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक है इनको अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। और शिव प्रसाद शुक्ल है इनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और एस अब्दुल जो नजीर है इनको आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन इनको अब छत्तीसगढ़ राज्य है का राज्यपाल वो नियुक्त किया है। और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके
इनको मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और मणिपुर के राज्यपाल थे लागणेशन, इनको नागालैंड का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया है। और बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान, इनको मेघालय का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको बिहार का जो राज्यपाल है वो नियुक्त वो किया गया है। अब असम राज्य, तो असम राज्य उत्तरी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं हैं वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के से इसकी जो सीमाएं वो लगती हैं। और असम को जो राज्य का दर्जा मिला था, ये मिला था 26 जनवरी 1950 को इसको राज्य का दर्जा मिला था। और यहाँ की जो राजधानी वो दिसपुर है। और असम में टोटल जिले हैं 35। और असम के जो प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के जो प्रेजेंट टाइम राज्यपाल हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया, और पूर्व के थे जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि भारत के पूंजीगत खरीद बजट का जो कितना प्रतिशत है वो घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित वो किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75% निर्धारित किया गया है। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने घोषणा की थी कि जो 2023-24 है उसमें घरेलू उद्योग के लिए जो रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड है ये 75% निर्धारित किया गया। और 2023-24 है, इस 23-24 में रक्षा मंत्रालय को कुल जो 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट है वो आवंटित किया गया है। जो कुल बजट का ये 13.18% और आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित जो पूंजी जो परिव्यय है उसको बढ़ाकर अब 1.63 लाख करोड़ रुपए को कर दिया गया है। अब जो ये बजट है, तो इसमें भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है ये 9.2% अनुमानित है, जो सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। और 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जो जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है उसके तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन इसमें होगा। और पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता इस जो बजट है हाल ही में पेश किया है इसमें रखी गई है। और अगले 25 साल में भारत एक के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में जो 4 प्राथमिकता है उसमें विकास पर जोर दिया गया है। इसमें फर्स्ट पे है पीएम शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। और निवेश है इसको वित्तीय मदद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि किसने काहिरा में जो ISSF विश्व कप 2023 है इसमें पुरुषों की जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा वो जीती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने। जो भारत के रुद्राक्ष पाटिल है, इन्होंने काहिरा में जो ISSF है विश्व कप 2023 में पुरुषों की जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती है। और इन्होंने जो गोल्ड मेडल है उसके मैच में जो जर्मनी के जो उल्ब्रिच है, मैक्सिमिलियन उल्ब्रिच है, इनको जो 16-8 से हराकर ये पुरस्कार वो अपने नाम किया। और रुद्राक्ष पाटिल है वो क्वालिफिकेशन दौर में 629.3 अंक के साथ 7वें स्थान पर रहे। और रैंकिंग दौर में जगह बनाने में सफल भी रहे हैं, जहां पर ये 262 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है। और क्वालिफिकेशन में जो शीर्ष पर रहने वाले क्रोएशिया के जो मीरान मेरी सिच है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और दिव्यांश सिंह पवार है और हृदय जो हजारिका रैंकिंग राउंड है उसके लिए कट में मामूली अंतर से चुके हैं। इसमें क्रमशः 11 और 12वें स्थान पर ये रहे हैं। अब इस स्पर्धा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, कि भारत के तुषार साहू मान्य क्वालिफिकेशन दौर में दूसरे स्थान पर रहे हैं, और लेकिन रैंकिंग के दौर भाग में नहीं ले सके, और क्योंकि वह केवल रैंकिंग अंक के लिए ही खेल रहे थे। और आरपीओ के लिए जो प्रतिस्पर्धा कर रहे एक अन्य भारतीय विदित जैन है वो क्वालिफिकेशन में 15वें स्थान पर रहे हैं। और काहिरा जो निशानेबाज विश्व कप में रुद्राक्ष पाटिल का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। और इन्होंने जो नर्मदा राज्यों के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। और इस बीच जो नर्मदा राज्य है इनको महिलाओं की जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश कर रही थी, लेकिन वह 7वें स्थान पर रही है। और इस स्पर्धा में हालांकि भारतीय पदक विजेता है तिलोत्तमा सेन, इन्होंने रैंकिंग दौर में तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक को जीता है। और भारत वो 3 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित 5 पदकों के साथ काहिरा निशानेबाजी विश्व कप पदक है इस तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और हंगरी है वो सोने और चांदी के साथ दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि कौन सा देश तो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत।
तो भारत है वो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इस पहल में शामिल हुआ, और अमेरिका ने जो भारत के इस पहल का स्वागत किया है। और द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है, इन्होंने नवंबर 2021 है इसमें जो एम फोर्सी है इस पहल को लॉन्च किया था। और एम फोर्सी जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों के निवेश और नवाचार का एक समर्थन करता है। और इसके साथ ही जो भारत है वो 42 जो सरकारों सहित 275 से भी अधिक भागीदारों में शामिल हुआ था, जो एम्स 4C के मिशन को सामूहिक रूप से बढ़ाने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के किस राज्य में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लद्दाख है, वहां पर इसका आयोजन किया गया, जो भारत में पहली बार जो लद्दाख की जो पेंगोंग जो झील है इसमें फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है। और ये झील है वो समुद्र तल से लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और भारत वो इस तरह के फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन वो पहली बार किया है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जो पेंगोंग लेक है उस पर फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन वो किया गया है। अब इस जो आयोजन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि पेंगोंग जो झील है ये हाफ मैराथन का आयोजन है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन लद्दाख, लद्दाख पर्यटन विभाग, लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद आदि के द्वारा किया गया है। और इस मैराथन के लिए धावकों के चयन का खास ध्यान रखा गया था। और इसके लिए ऊंचाई वाले इलाकों में लंबी दौड़ का अनुभव रखने वाले जो धावक हैं इनको रेस में खास तौर पर शामिल किया गया था। और इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश के भी धावक है, इन्होंने हिस्सा लिया था। और इस मैराथन के समापन के बाद आयोजकों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से प्रशस्ति पत्र वो प्रदान किया गया। और इस तरह के आयोजनों से कार्बन न्यूट्रल लद्दाख और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हरबिंजर 2023 है ये किस संस्था के द्वारा आयोजित एक वैश्विक हैकाथॉन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि आरबीआई है जो भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा आयोजित है। जो रिजर्व बैंक है इन्होंने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन है हेरबिंजर 2023 जिसमें इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की घोषणा वो इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस की थीम के साथ की गई है। और फिनटेक कंपनियों को ऐसे समाधान जो डेवलप करने के लिए भी आमंत्रित किया गया जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को जो विकलांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा देने, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं की जो पहुंच बढ़ाने, ब्लॉकचेन की मापनीयता बढ़ाने की क्षमता है। और हैकाथॉन के विजेता को तो 40 लाख रुपए और उपविजेता को 20 लाख रुपए का पुरस्कार वो इसमें दिया जाएगा। और आरबीआई है तो आरबीआई की प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस बैंक ने ऋणदाताओं की बिगड़ती जो वित्तीय स्थिति के मद्देनजर निकासी सहित 5 सहकारी बैंकों पर कई प्रतिबंध है वो लगाए हैं। तो आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी आरबीआई के द्वारा लगाए गए हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने ऋणदाताओं की जो बिगड़ती वित्तीय स्थिति है इसके मद्देनजर जो निकासी सहित 5 सहकारी बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने अलग अलग बयान भी दिए हैं कि प्रतिबंध वो 6 महीने तक लागू रहेंगे। और प्रतिबंधों के साथ जो बैंक है वो आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ऋण है वो प्रदान नहीं कर सकते हैं, और कोई भी निवेश नहीं कर सकते हैं, और कोई भी जो लाइबिलिटी है वो नहीं उठा सकते हैं, और अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा निपटान वो नहीं कर सकते हैं। और ये कौन सी है 5 बैंक है सहकारी बैंक में है HCBL सहकारी बैंक जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के ग्राहक है, और आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मेरे जो औरंगाबाद महाराष्ट्र, सिमसा सहकारा बैंक नियमितता जो कर्नाटक है, खाकुंडा कोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक है जो आंध्र प्रदेश, शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक जो महाराष्ट्र, इन पे प्रतिबंध वो आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 टाटा ग्रुप को चुना है। तो अगले महीने में जो शुरू होने वाला जो विमेन्स प्रीमियर लीग है उसके टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा की गई है। और जो WPL है इसकी जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है इस टाटा ग्रुप को मिली। और टाटा ग्रुप है वो पहले से भारत के जो प्रतिष्ठित इंडियन प्रीमियर लीग है उसका टाइटल स्पॉन्सर है।
और बीसीसीआई ने वीमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन का शेड्यूल है वो पहले ही जारी कर दिया है, और पहले सीजन में कुल जो 5 टीमें हैं वो इसमें भाग ले रही है। और वीमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आगाज है ये 4 मार्च से हो रहा है। इसमें पहले मैच है वो गुजरात जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम है वो आमना सामना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर है वो कौन सा बना है। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिएटल है वो पहला शहर बना है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी शहर है सिएटल, जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने वाला देश का पहला शहर बना। और इसी संदर्भ में जो सिएटल है वो शहर की स्थानीय परिषद ने सिटी के जो भेदभाव विरोधी कानूनों में भी जाति को शामिल करने के लिए वोटिंग है वो की है। और सिएटल सिटी है वो काउंसिल की सदस्यता और भारतीय अमेरिकी नागरिक क्षमता सावंत है, उन्होंने इस कदम की सराहना भी की है। और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए काफी आवाज भी यहाँ पे उठाई गई है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पेरू। तो दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, इन्होंने देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो 90 दिनों तक के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। और पेरू ने जो डेंगू के प्रकोप के कारण देश के उत्तर मध्य और दक्षिण की जो पूर्व में 13 विभागों की जो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा वो की है। चलो दोस्तों आज का वीडियो वहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।